प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का परीक्षा जैक द्वारा दिसंबर माह में निर्धारित किया गया है। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, इसीलिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन पा रहा है, मैं आप लोगों को एक एक करके वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। और वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से इसको सुने, देखें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो पहला है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो इसका है स आंसर सही होगा, अ और ब दोनों। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत उद्योग, मतलब उपयुक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। भूमि, श्रम, पूंजी। तो ये तीनों उत्पादन के साधन है, इसलिए द आंसर होगा। सातवां है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो यह है ग्रीक शब्द। आठवां है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था। तो मार्शल, रिकार्डो, रेगनर फ्रिश और इनमें से कोई। तो रेगनर फ्रिश ने किया था। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने कहा था। 10वां नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा है। तो चयन का तर्कशास्त्र रॉबिन्स ने कहा है। 11वां है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपयुक्त सभी होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो एडम स्मिथ। 13 है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो रेगनर फ्रिश। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ए मार्शल के अनुसार। 16 है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी। तो यहाँ पर मुद्रा इसका आंसर होगा। निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन। अ और ब दोनों। 18 है निम्न में कौन सा कथन सही है। तो आपका है दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। ये आंसर सही है। 19 है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो केंद्रीय समस्या साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो ये है चुनाव की समस्या। साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो साधन की प्रमुख विशेषताएं हैं यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। अ और ब दोनों आंसर सही है। 22 है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, मतलब तीनों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर द होगा। 23 है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो क्या, कैसे, किसके लिए। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो मिश्रित में दोनों का सह अस्तित्व होता है। स आंसर सही है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण करना। 26 नंबर क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो ऊपर से नीचे। 28 नंबर क्वेश्चन उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो यह अक्ष की ओर नतोदर होता है।
29 है, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या को दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, काहे कि सीमांत अवसर लागत के कारण यह मूल बिंदु के उन्नतोदर। तो यहाँ पर सीमांत अवसर लागत का तो उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होती है? तो अक्ष को स्पर्श नहीं करती है, अक्ष को नहीं काटती है, बजट रेखा को स्पर्श करती है। यहाँ पर है अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? तो रॉबिन्स। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? रैगनर फ्रीस। पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता हैं मार्शल। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का। 40 है, इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का साधन भूमि, श्रम, पूंजी, मुद्रा नहीं है, तो मुद्रा हो जाएगा। 41 है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र। निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो जेबी से। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, कौन कहा था? मार्शल ने। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान है या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा था? तो मार्शल ने। 45 अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था? रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने। आर्थिक क्रिया के प्रकार, तो उत्पादन, विनिमय, उपभोग, इनमें से सभी आंसर होगा। दुर्लभता सब विचारधारा है, दुर्लभता किससे संबंधित? दुर्लभता संबंधी विचारधारा कौन दिया था? तो रॉबिन्स ने दिया था। 39 है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखा व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? तो रैगनर फ्रीस। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। 51 है, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना, जिसका अर्थ होता है व्यापक। मतलब मैक्रोस जो सेकंड पेपर है आपका मैक्रो, वो मैक्रोस से बना, जिसका अर्थ होता है व्यापक। 52 है, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी, तीनों ही साधन है, तो इनमें से सभी। 53 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? तो इनमें से सभी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, तो इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है। 55 है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन तीन विशेषताएं हैं? तो ए, बी, सी तीनों ही विशेषताएं उसका, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 56 है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विशेष सामग्री सम्मिलित है? तो आय और रोजगार, समान कीमत और मुद्रास्फीति से, व्यापार चक्रों से, इनमें से सभी है। 57 है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत का, उपभोक्ता का सिद्धांत और उत्पादक का सिद्धांत, ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का है अध्ययन का विषय, जबकि राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है। 58 है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से सभी। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार हैं? तो इनमें सभी। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का विज्ञान है, सी आंसर होगा। निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो ए एवं बी दोनों। 63 है, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? तो अर्थव्यवस्था की समस्या इनमें से सभी है। 64 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है? तो क्या, कैसे, किसके लिए, इनमें से सभी। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो इसका ढाल होता है -px/py। 60 किसके अनुसार संसाधनों के आवंटन की तीन मौलिक समस्याएं हैं? तो सैमुअल्सन के अनुसार। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो यहाँ पर है पहला, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है, खाली जगह क्रियाएं होती है, तो आर्थिक हो जाएगा। एक व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यवहार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक अंग है। तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करता है। चौथा है, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है।
पांचवा, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं साधनों से अधिक होती है और उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढालू होता है। ये ऑब्जेक्ट ये था फिल इन द ब्लैंक्स। अब है सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। तो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है, तो असत्य। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आती है, तो सत्य है। तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सूक्ष्म प्रचलों स्थिर मान लिया जाता है, सत्य है। इच्छाएं सीमित होती है जबकि साधन असीमित होते हैं, गलत, असत्य हो गया। आर्थिक समस्या सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होती है, सत्य। उत्पादन संभावना वक्र मतलब पीपीसी मूल बिंदु के अनंतोदर होता है, सत्य है। मांग सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है, सत्य है। सही जोड़ा लगाना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा विनिमय क्रियाएं। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, तो समष्टि अर्थशास्त्र है आपका पूर्ण रोजगार। तीसरा है कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण हो जाएगा आपका व्यक्तिगत फर्म। और राष्ट्रीय आय का अध्ययन हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आर्थिक समस्याएं हो जाएगा चुनाव की समस्या। साधन की अवसर लागत है सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य। और कीमत संयंत्र हो जाएगा आपका पूंजीवादी। नौवां सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप से, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव सारा पकड़ाएगा, इसलिए इसको अलग से दिखाए हैं। तो पहला है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संदर्भ दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक उपयोगों में इस प्रकार बंटवारा करना है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ तथा संपूर्ण समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। दूसरा पॉइंट है संसाधन साध्य मानवीय जरूरतों की तुलना में दुर्लभ है और इनके वैकल्पिक उपयोग है। तीसरा है संसाधनों की दुर्लभता और इनके वैकल्पिक उपयोगों के कारण चयन की समस्या पैदा होती है। मतलब इसी से ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा। चयन की समस्या जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उदय होती है आधारभूत आर्थिक समस्या है। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से शून्य कीमत पर भी अधिक होती है। उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन है, तो यही है। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं, यह एक ऐसा संयंत्र या व्यवस्था है जो वस्तुओं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद को सुविधाजनक बनाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करती है। संसाधन आवंटन की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख तत्व है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में शामिल है। तो क्या क्या सिद्धांत शामिल है, तो पहला है मांग तथा उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। दूसरा है पूर्ति एवं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। तीसरा है उत्पादन सिद्धांत जो ये व्याख्या करते हैं कि आगतों के विभिन्न संयोगों पर उत्पादन की अनुक्रिया क्या होगी। चौथा है कीमत सिद्धांत जो यह व्याख्या करते हैं कि विभिन्न बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कैसे निर्धारित होती है। इसी के आधार पर आपका चैप्टर भी बटा हुआ है। अब है समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद की आदि प्रमुख महत्वपूर्ण समष्टि चर है। राष्ट्रीय आय का संतुलन समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख मुद्दा है। बाजार अर्थव्यवस्था वह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है जिसमें बाजार में कीमत सिग्नलों के अनुसार उपभोक्ता तथा उत्पादक अपने उपभोग तथा उत्पादन के निर्णय लेते हैं। स्वहित की प्राप्ति यहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब उत्पादक अपना लाभ देखता है और क्रेता है अपना लाभ देखता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन, उपभोग तथा निवेश से संबंधित मुख्य निर्णय किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, उपभोग तथा निवेश संबंधी निर्णय बाजारी शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिए जाते हैं, परंतु आर्थिक क्रियाओं का नियमन सरकार द्वारा होता है ताकि व्यक्तिगत कल्याण के साथ सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। वास्तविक अर्थशास्त्र से अभिप्राय अर्थशास्त्र के उन कथनों से है जिनकी सत्यता की जांच की जाती है, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर है नॉर्मेटिव
आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से अभिप्राय उन कथनों से है जिसमें सुझाव दिए जा सकते हैं, इसलिए इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। सुझाव दिए जा सकते हैं मतलब कि बेरोजगारी को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस तरह के विचार आते हैं। फिर है 3 केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। कुछ अर्थशास्त्री 2 अन्य समस्याओं को भी केंद्रीय समस्या मानते हैं, ये है संसाधनों के संपूर्ण उपयोग की समस्या तथा संसाधनों के विकास की समस्या। मतलब टोटल 5 समस्या। ऐसे मुख्य समस्या 3 ही है, क्या, कैसे, किसके लिए। फिर है क्या उत्पादन किया जाए की समस्या, आंतरिक रूप से वस्तुओं सेवाओं के चयन की समस्या है जिसका उत्पादन सीमित संसाधनों द्वारा किया जाना है। मतलब हम लोग उत्पादन को मतलब क्या उत्पादन करेंगे, ये समस्या है। फिर है कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब कैसे मतलब कौन तकनीक से उत्पादन किया जाए, श्रम गहन तकनीक से उत्पादन किया जाए कि पूंजी गहन तकनीक से उत्पादन किया जाए, ये समस्या कैसे उत्पादन किया जाए के अंतर्गत आता है। फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो जिसका राष्ट्रीय आय में योगदान ज़्यादा होता है उसी के लिए उत्पादन करना है। फिर उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो 2 वस्तुओं के सेट के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिसका उत्पादन दिए हुए संसाधनों एवं दी हुई तकनीक के द्वारा हो सकता है, मतलब तकनीक के द्वारा हो सकता है। फिर है उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करता है। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र किन समस्याओं की व्याख्या करता है, तो केंद्रीय समस्याओं की। मूलतः पीसीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र यह प्रकट करता है कि वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन वस्तु वाई को कुछ मात्रा का त्याग करके किया जा सकता है। मतलब हमको गेहूं और मटर का अगर उत्पादन हम लोग कर रहे हैं और गेहूं का उत्पादन है सो बढ़ाना है, तो मटर से संसाधन को उठा के गेहूं में लगाएंगे तभी उसका उत्पादन बढ़ेगा और इसका उत्पादन घटेगा। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यह सुझाव देता है कि वस्तु एक्स को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति के लिए वस्तु वाई का अधिक से अधिक त्याग करना पड़ता है। फिर है जब संसाधनों को वस्तु वाई से वस्तु एक्स की ओर विवर्तित किया जाता है तब वस्तु एक्स के उत्पादन का लाभ होता है और वस्तु वाई के उत्पादन की हानि होती है। मतलब वाई का उत्पादन कमेगा और एक्स का उत्पादन बढ़ेगा। वस्तु वाई के उत्पादन की हानि वस्तु एक्स के उत्पादन के लाभ की अवसर लागत कहलाती है। मतलब एक को छोड़ के हम जो दूसरा को बढ़ा रहे हैं वो अवसर लागत है, काहे कि हमको दूसरा को बढ़ाने से ज़्यादा लाभ होगा, तो इसी अवसर को हम लोग देखकर इसका उत्पादन को बढ़ाते हैं। फिर अवसर लागत, तो अवसर लागत का मतलब होता है दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य किसी कारक की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ मूल्य से है। सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय वाई वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो कि एक्स वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है जब संसाधनों को वाई से एक्स की ओर विवर्तित किया जाता है। फिर केंद्रीय समस्याओं का समाधान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में इसका समाधान बाजार शक्ति की अंतःक्रिया द्वारा किया जाता है जिसे कीमत संयंत्र कहते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में इसका हल किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र तथा केंद्रीय अधिकारी निर्देश इकट्ठा करके इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो बच्चों पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सारा मैंने बता दिया है जितना हमसे संभव हो सका है। धन्यवाद।